चैप्टर 150 कच्चा चबा जाएंगे। वही आरवी के जाने के बाद अभी सारे परिवार वाले वहीं पर हक्के बक्के खड़े थे। तभी रुचि बोली, यह क्या हो रहा है? आरवी एक डॉक्टर है और राधिका, तुमने पहले हमें ये बात क्यों नहीं बताया? जिस पर राधिका एक नज़र रागिनी जी को देखती है और फिर बोलती है, रुचि अरे मैं यह बात बताना भूल गई थी। तो रुचि को अच्छा नहीं लगा और वह सिर्फ हो बोल देती है। तभी अरिताज जी बोले, इस बच्ची की उम्र कितना कम है और इतनी कम उम्र में ही वह एक डॉक्टर है। सच में बहुत टैलेंटेड है हमारी बच्ची। और फिर विक्रम जी की ओर मुड़ते हुए बोले, विक्रम, हम सब चाहते थे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन में कोई डॉक्टर हो ताकि हमारे परिवार का नाम ऊंचा हो और हम गरीबों की मदद कर सके। इसलिए जब राधिका ने डॉक्टर बनने का ख्याल बनाया था तो हम सब काफी खुश हो गए थे। लेकिन अब तो मेरा दिल उछल उछल कर बाहर आ रहा है यह जानकर कि मेरी बच्ची अनु वह एक काबिल डॉक्टर है। अरिताज जी की बात सुनकर कुछ लोगों के फेस पर खुशी आई तो कुछ लोगों के फेस पर गम, तो कुछ लोग बिना एक्सप्रेशन के खड़े थे। तभी सांची जी बोली, वह इतनी कम उम्र में डॉक्टर है, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, फिर भी वह भाभी का इलाज करने गई है, कहीं भाभी को कुछ हो गया तो? उनकी बात सुनकर सबसे ज्यादा ओबेरॉय दादी चिंतित हो गई। तभी सरोज आगे आते हुए बोली, मम्मी जी आप इतनी चिंता क्यों हो कर रही है? और वह इतनी भी बच्ची नहीं है कि वह अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए ऑपरेशन करने चली गई। मम्मी जी का वह जरूर जानती होगी कि कैसे इलाज किया जाएगा जानकी मामी और मामा का। सरोजी की बात सुनकर सारे लोग चुप होकर बैठ गए। इधर इस बंगलो के पीछे साइड एरिया में जहां पर हॉस्पिटल था, उसके एक ऑपरेशन वार्ड में बहुत सारे डॉक्टर जो कि काफी एक्सपीरियंस लग रहे थे वह जानकी जी का इलाज करने में बिजी थे। तभी एकदम से गेट खुला और डॉक्टर प्रणय अंदर आए। उन्हें देखकर सारे लोग उन्हें ग्रेट करते हुए बोले, गुड मॉर्निंग सीनियर डॉक्टर। जिस पर डॉक्टर प्रणव ने सिर हिलाकर बोला, क्या कंडीशन है? तो उसका असिस्टेंट जो उसी का उम्र का था वह बोला, केमिकल निकाल दिया है, लेकिन केमिकल शरीर के उस हिस्से तक पहुंच गया है जहां से हमें एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करना होगा केमिकल को निकालने के लिए। तभी एक बार फिर से गेट खुला और एक लड़की जो कम उम्र की थी वह अंदर आई। उसने अभी व्हाइट शॉर्ट्स और बैंगनी टी शर्ट और उसके ऊपर व्हाइट डॉक्टर वाले कोट को लगाई हुई थी। उसके फेस पर भी एक मास्क लगा हुआ था। उस लड़की को देखकर वार्ड में खड़े सारे डॉक्टर हैरान रह गए और वह सब लोग मुड़कर डॉक्टर प्रणव की ओर देखने लगे कि उनका कैसा रिएक्शन है। तभी डॉक्टर प्रणय बोले, यह है डॉक्टर आरवी, यही जानकी ओबेरॉय का ट्रीटमेंट करेगी। और फिर अपने टीम की ओर देखकर बोला, डॉक्टर आरवी मीट माय टीम। जिस पर डॉक्टर आरवी एक नज़र डॉक्टर प्रणव की टीम में को देखती हैं, जिसमें 5 लोग थे, 2 50 के ऊपर और 3 यंग डॉक्टर थे। और वो उन सब की तरफ मुस्कुरा कर बोली, हेलो डॉक्टर। जिस पर सारे डॉक्टर ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया तो आरवी मन ही मन मुस्कुरा दी। तभी एक यंग डॉक्टर अपने बगल में खड़े डॉक्टर से फुसफुसाते हुए बोला, क्या यह वाकई डॉक्टर है? इसकी उम्र तो देखो। और उस पर से अगर जानकी ओबेरॉय को कुछ हो गया तो हमारा करियर पूरी तरह बर्बाद है। जिस पर उसके बगल वाले डॉक्टर बोला, सही तो तुम बोल रहे हो, अगर ये ट्रीटमेंट की और जानकी ओबेरॉय को कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन हमें अपने टीम लीडर डॉक्टर प्रणय पर विश्वास करना होगा क्योंकि उन्होंने आज तक सारे सर्जरी, सारे ट्रीटमेंट सक्सेसफुली किया है, उनका हर डिसीजन सही होता है। जिस पर वह डॉक्टर सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, यह बात तो सही है कि डॉक्टर प्रणव हमेशा से बेस्ट रहे हैं और हम सब काफी मेहनत कर रहे हैं कि वह जल्दी ही नंबर 1 डॉक्टर बन जाए। वहीं उनकी फुसफुसाहट आरवी ने भी सुन ली थी क्योंकि वह उनसे थोड़ा आगे थी और वह अपने मन में बोली, मानना पड़ेगा इस बेशकल आदमी का टीम काफी लॉयल है, इसके लिए हूँ, लेकिन मेरा इससे कम है क्या? इतना सोचकर वह अपना सर झटका देती है और फिर प्रणव की ओर मुड़कर बोली, बेशकल आदमी, यह बताओ राम अंकल का इलाज इनमें से कौन करेगा? उसकी बात पर प्रणय चिढ़ गया क्योंकि वो उसके टीम सामने भी उसे बेशकल आदमी कह रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अभी के लिए ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी था। वहीं उसके टीम मेंबर आंखें फाड़ आरवी को देख रहे थे,
जैसे वह कोई देवी हो और वह उन्हें इस दुष्ट डॉक्टर से बचाने आई हो। तभी एक 50 साल का डॉक्टर धीमे से बोला, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, इसलिए तो कोई सीनियर को बेशक्ल बोल के भी जिंदा बचा है। भले ही वह सारे डॉक्टर डॉक्टर प्रणव को रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन वह सबसे ज्यादा उससे डरते थे। उनकी खुसुर खुसुर भरी आवाज प्रणय के भी कानों में जा रही थी, इसलिए वह थोड़ा तेज आवाज में बोला, शट अप। उसकी बात पर सारे लोग चुप हो गए और पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया। तभी डॉक्टर आरवी बोली, बताओ। तो डॉक्टर प्रणव बोला, सारे लोग जाकर राम ओबेरॉय को चेक कीजिए, सिर्फ मेरे असिस्टेंट को छोड़कर। उसकी बात सुनकर सारे लोग धीरे धीरे कमरे से निकलकर सिर्फ उसके असिस्टेंट को छोड़कर। सारे लोगों के जाने के बाद डॉक्टर प्रणव आरवी की तरफ मुड़कर बोला, यू छोटी गर्ल, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन बताओ पहले इलाज कैसे करना है। तो आरबी बोली, तुम्हारे पास एक्यूपंक्चर का सारा सामान है। तो डॉक्टर प्रणव बोला, हाँ थोड़ा है, जिसे मैंने बिन ब्याहे बाप से मंगवाया है। उसकी बात सुनकर आरवी उसे अजीब नजरों से देखती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती, और फिर वह सारे एक्यूपंक्चर को सामान को देखने लगती। सारी चीजों को देखकर वह बोली, न्यू एडवांस वाला नहीं रखे हो तुम एक्यूपंक्चर के सामान। जिस पर डॉक्टर प्रणव बोला, तुम मेरी मॉम की तरह क्यों बात कर रही हो, वह भी बात बात पर मुझे ऐसे ही ताना मारते रहती। तो आरवी अपने मन में बोली, लगता है इसका दिमाग साथिया गया है। मैंने इसे ताना कब मारा, हाश कैसा इंसान है। तभी उसे डॉक्टर प्रणव की आवाज आई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस ट्रीटमेंट को सक्सेस नहीं कर पाई तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और साथ में इस ट्रीटमेंट का भी। अगर तुमने खुद पर भरोसा बताया है तो मुझे भी तुम्हारे ऊपर भरोसा जताना होगा, क्योंकि अब तुम भी मेरी टीम की मेंबर हो, इसलिए पूरी ईमानदारी से ट्रीटमेंट करना, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोल कर वह चुप हो गया। वहीं आरवी उसके फेस को एक नज़र देखती है, जिस पर साफ साफ दिख रहा था कि वह जो बोल रहा है वह कर कर भी दिखलाएगा, इसलिए वह ज्यादा ना सोचते हुए बोली, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है। और फिर बोली, तुम जाओ, मैं तुम्हारे असिस्टेंट के साथ ट्रीटमेंट को कर लूंगी, वैसे भी तुम्हारी जरूरत मेरे टीम को होगी राम अंकल के इलाज में। तो डॉक्टर प्रणव अपनी घूरती हुई नजरों से असिस्टेंट को देखता है, जैसे वह उसे कच्चा ही चबा जाएगा। तो असिस्टेंट डरते हुए खुद से बोला, सर मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे मैंने उनकी सबसे प्यारी चीज छीन ली हो। तभी डॉक्टर प्रणव अपने कड़क आवाज में बोला, जाओ तुम देखो कि डॉक्टर आरवी की टीम पहुंची कि नहीं। उनके पहुंचते ही उनकी टीम को सीधा राम ओबेरॉय के वार्ड में ले जाना। तो असिस्टेंट जल्दी से हाँ बोलकर उस वार्ड से निकल जाता है। उसके निकलने के बाद डॉक्टर प्रणव के फेस पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ जाती है। तभी आरवी अपने दांत पीसते हुए बोली, तुमने उसे क्यों भगाया, अब मेरा असिस्टेंट कौन बनेगा। जिस पर डॉक्टर प्रणव बोला, जब यहाँ पर कोई नहीं है तो मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात पर डॉक्टर आरवी हैरान हो गई। यह आदमी एशिया का टॉप डॉक्टर है और मेरे सामने, यानी कि इस छोटी लड़की के सामने, असिस्टेंट बनने को तैयार है। क्या इसे अपनी रेपुटेशन की फिक्र नहीं है कि इसे लोग ताना मारेंगे कि ये बस एक मामूली छोटी लड़की का असिस्टेंट है, जबकि ये खुद कितना बड़ा डॉक्टर है। उसे सोच में गुम होता देख डॉक्टर प्रणव अपना हाथ हिलाते हुए बोला, कहाँ खो गई। देखो मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, मुझे एक्यूपंक्चर या ट्रेडिशनल मेडिकल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर तुम यहाँ ट्रीटमेंट कर सकती हो तो कर लो, वरना हमें डॉक्टर एआर का इंतजार करना होगा। उसकी बात आरवी के दिल को छू गई और वह अपने मन में बोली, ईमानदार है और जितना सुना था इसके बारे में उतना भी अकड़ नहीं है इसमें। जो भी इसके दिल में आता है वह मुंह पर ही बोल देता है। तभी डॉक्टर प्रणव बोला, क्या तुम्हें बात बात पर मुस्कुराने की बीमारी है। उसकी बात पर डॉक्टर आरवी होश में आई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, चलो मुझे सुई दो। डॉक्टर प्रणव जाकर एक तरफ से सारा सामान लाकर आरवी को दे देता है। तो आरवी अपने हाथ में सारा सामान लेकर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। चैप्टर 152। आरवी ही डॉक्टर एआर हैं। वही ऑपरेशन रूम के बाहर
शिवाय जानकी जी के वार्ड के पास खड़ा था तो अरहान राम जी के वार्ड के पास। वही केशव जी अभी भी अरहान को घूर रहे थे, जिससे बार बार अरहान को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वह बोला, आप बार बार मुझे क्यों घूर रही हैं? तो केशव जी बोले, तुमने अनु को क्यों ट्रीटमेंट के लिए परमिशन दिया? भगवान ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारी अनु का क्या हाल होगा। और फिर वह एक नज़र शिवाय को देखते हैं जो थोड़ी दूर पर जानकी जी के वार्ड के पास खड़ा था। उन्हें देखते हुए बोले, उसका क्या होगा, खुद को कैसे संभालेगा? एक और इसकी माँ है तो दूसरी और उसकी बीवी, उसकी तो दुनिया ही तबाह हो जाएगी। पहले भी एक बार उसका दुनिया तबाह हो चुका है, याद है ना? उनकी बात पर अरहान को कुछ याद आने लगा, जिसमें एक 8 साल का लड़का 11 या 12 साल की लड़की को अपने पीठ पर बैठाकर घुमाते हुए बोला, सार्विका की बच्ची तो कितनी भारी हो गई है। जिस पर वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, शिवू तुझे अब जिंदगी भर मुझे इसी तरह अपने पीठ पर बैठाकर घुमाना होगा। आखिर मैंने सबसे पहले तुझे अपने गोद में लिया था, इसलिए तेरे ऊपर सबसे पहले मेरा हक है। तो शिवू बोला, चल झूठी, जब मैं पैदा हुआ था तब तुम घोड़े बेचकर सो रही थी। तो सर्विका चिढ़ते हुए बोली, उससे क्या हुआ, फिर भी मेरा हक सबसे पहले तुम्हारे ऊपर है। तो शिवू उसे चिढ़ाते हुए बोला, लेकिन जब तेरी शादी हो जाएगी तब तो तुझे अपने ससुराल जाना होगा, फिर तू क्या करेगी? तो सर्विका हंसते हुए बोली, तब तो मैं भी तुझे अपनी ननद के साथ सेटिंग करवा दूंगी, फिर उसके बाद या मेरा पति घर जमाई बनकर रहेगा या फिर तुम। उसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगी। तो शिवू रोने की नौटंकी करते हुए बोला, तुम बहुत मुफ्त हो। तो सर्विका हंसते हुए बोली, तुम्हें ही इस मुफ्त को जिंदगी भर संभालना है शिवू, जैसे अभी संभाल रहे हो। तभी अरहान के पीठ पर केशव जी ने हाथ रखा तो वह अपने होश में आते हुए अपने आंखों को पोंछकर केशव जी से बोला, सर्विका जान थी हमारी, अगर आज वो यहाँ रहती तो इतना कुछ होता ही नहीं। उसे हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। तभी केशव जी बोले, अरहान शांत हो जा। तो अरहान बिना कुछ बोले वहां से दूसरी तरफ चला गया। तो केशव जी एक बार शिवाय को देखते हैं जो एक तक जानकी जी के वार्ड की तरफ देख रहा था। तो वो उसे देखते हुए बोले, सर्विका के जाने के बाद पहली बार शिवाय तुझे किसी लड़की से घुलते हुए देख रहा हूँ। 35 मिनट बाद वही इस बंगलो के ग्राउंड में एक चॉपर लैंड हुआ। उस चॉपर को लैंड होने से सारे गार्ड सतर्क हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि चॉपर से डॉक्टर आ रहे हैं और उन्हें सेफली बंगलो के अंदर पहुंचना था। वही जैसे ही डॉक्टर आरवी की टीम चॉपर से उतरती है, जो कोई और नहीं डॉक्टर एआर की टीम थी, यानी कि उस टीम में डॉक्टर नंदिनी और उनके साथ 2 और एजेड इंसान जिसकी उम्र 50 साल होगा वे थे। वो तीनों जैसे ही चॉपर से निकले, बंगलो के सीनियर गार्ड जल्दी से उनके पास आए और उन्हें ग्रीट करते हुए बोले, हेलो डॉक्टर, आप लोग हमारे साथ चलिए। जिस पर डॉक्टर नंदिनी बोली, ठीक है। इतना बोलकर वह उस गार्ड के पीछे पीछे जाने लगी। वहीं बंगलो के अंदर हॉल में माहौल अभी भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं था। ओबेरॉय दादी के एक तरफ निकेश तो दूसरी तरफ नील बैठा हुआ था और वो उन्हें समझा रहे थे कि जानकी जी और राम जी को कुछ नहीं होगा। वही रोहन का पूरी तरह से नजर राधिका पर था, जो कि चोरी चोरी नजरों से बार बार रागिनी जी की तरफ देख रही थी। वही बाकी सब का ध्यान दरवाजे पर था, क्योंकि वह सब लोग आरवी के टीम का वेट कर रहे थे। तभी सीनियर गार्ड जल्दी से हॉल में आता है और बोलता है, छोटी मैडम ने जिन डॉक्टर को बुलाया था वह आ गए हैं। उसकी बात सुनकर सारे लोगों का ध्यान गेट की तरफ चला गया, जहां से डॉक्टर नंदिनी और वह दोनों सीनियर डॉक्टर अंदर आ रहे थे। नंदिनी को देखकर सारे लोग हैरान हो गए। सबसे पहले माहिरा, जो कब से सारी बातें सुन रही थी, वह आगे आई और बोली, डॉक्टर नंदिनी आप यहाँ पर। मैंने एक बार आपको इंटरव्यू में देखा था जब डॉक्टर यार ने कोई नया मेडिसिन लॉन्च किया था। आप वैसे अनु को कैसे जानती है? वही सांची जी भी हैरान और परेशानी के भाव से डॉक्टर नंदिनी की ओर देख रही थी। तभी निकेश सोफे से खड़ा होकर डॉक्टर नंदिनी के आगे आकर बोला, नंदिनी, फाइनली आपने हमारा रिक्वेस्ट सुन लिया और आपने मॉम का इलाज के लिए हाँ कर दिया। वैसे डॉक्टर यार कहाँ हैं?
उसकी बात सुनकर राधिका की आंखों में चमक आ गया और वह जल्दी से निकेश के पास आते हुए बोली, निकेश क्या तुमने डॉक्टर यार से रिक्वेस्ट की थी यहाँ आने की? और फिर रागिनी जी की ओर देखते हुए बोली, देखा मॉम, मैंने कहा था ना कि निकेश कुछ भी कर सकता है, और आज देखिए जिस डॉक्टर यार को कोई नहीं बुला पाया उसे मेरे निकेश ने बुला लिया। तभी रागिनी जी आगे आते हुए बोली, सच में निकेश बेटा तुमने इन्हें बुलाया, अब मैं जान गई कि मेरा दामाद ही सबसे अच्छा और बेस्ट है। अभी निकेश आगे कुछ कहने वाला ही था कि तभी सबके कानों में डॉक्टर नंदिनी की कड़क आवाज गई, डॉक्टर यार कहाँ पर है? यह लाइन सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। तभी ओबेरॉय दादी को याद आया कि कैसे डॉक्टर प्रणव ने बोला था कि डॉक्टर यार को बुलाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, तभी जानकी जी ठीक हो पाएगी। इसलिए वह धीरे से सोफे से खड़े होते हुए जाकर डॉक्टर नंदिनी से बोली, क्या आप कोई मजाक कर रही हैं? डॉक्टर यार को मेरे बेटे और पोता कब से ढूंढ रही हैं, और आप बोल रही हैं कि डॉक्टर यार कहाँ पर है? यह तो आप लोग जानते हैं ना कि डॉक्टर यार कहाँ पर है, आखिर वह आपकी सीनियर डॉक्टर है। तभी सांची जी आगे आते हुए बोली, माँ बिल्कुल सही बोल रही है, अरे डॉक्टर यार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, इसलिए तो वो अपने टीम को भेज दी और खुद नहीं आई। वो भले यहाँ पर क्यों आएगी? अरे उसी के नहीं आने की वजह से आरवी भाभी का इलाज करने गई है। तभी डॉक्टर नंदिनी थोड़ी तेज आवाज में बोली, देखिए मैं यहाँ पर किसी के कहने पर नहीं आई, मुझे यहाँ पर आने का वजह डॉक्टर यार है, उन्होंने ही हमें यहाँ पर बुलाया है। अब चुपचाप बता दीजिए वह कहाँ पर है? जिस पर निकेश बोला, लेकिन वह है कहाँ पर? तभी सबके कानों में ऋषित की आवाज गई जो सीढ़ियों पर खड़ा था। वो बोला, नंदिनी आप आ गई। तो डॉक्टर नंदिनी उसे खा जाने वाले नजरों से देखते हुए बोली, अगर तुमने मुझे यहाँ पर झूठ बोलकर बुलाया है तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। तो ऋषित जल्दी से भागते हुए आया और बोला, नहीं नहीं डॉक्टर नंदिनी। तो डॉक्टर नंदिनी उसे चुप करवाते हुए बोली, डॉक्टर यार कहाँ पर है? वही अब सबकी नजरें भी ऋषित पर चली गई थी कि आखिर वह डॉक्टर नंदिनी को कैसे जानता है और डॉक्टर यार कहाँ पर है। तो ऋषित जल्दबाजी में बोला, वो इस बंगलों के पीछे वाले अस्पताल में है। और फिर माहिर से बोला, माहिर क्या तुम डॉक्टर नंदिनी को अनु के पास लेकर जा सकते हो? तो माहिर सीरियसनेस को समझते हुए हाँ बोलकर चला गया, उसके पीछे पीछे डॉक्टर नंदिनी और टीम भी। तभी रागिनी जी बोली, तुमने उन्हें आरवी के पास क्यों बोला ले जाने के लिए, जबकि वह यहाँ पर डॉक्टर यार के बारे में पूछ रही थी। वही उनकी बात सुनकर ऋषित, जो कि कब से उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा पक चुका था, वह तेज आवाज में बोला, क्योंकि आरवी ही डॉक्टर यार है।